संडे की फुर्सत वाली दोपहर हो चुकी थी। अब जाकर सिमरन का नहाना धोना निपटा था। बाथरूम से हाथ में धुले कपड़ों की बाल्टी लिए सीधे छत पर जा पहुंची कपड़े सुखाने। कंधे पर पड़े तौलिए को पहले तार पर डाला और फिर बेफिक्री से बाल्टी से कपड़े निकालने के लिए झुकी तो अचानक एक पल को नजर छत के दूसरे छोर पर बैठे बब्बू चाचा पर पड़ी। मगर चाचा की नजर तो कहीं और थी। वो देख सिमरन की ओर ही रहे थे, लेकिन वो न तो सिमरन के चेहरे को देख रहे थे न कपड़ों से भरी उस बाल्टी को। बब्बू चाचा की नजरों ने तो सिमरन को अपने सीने पर दुपट्टा तलाशने को मजबूर कर दिया। जहां होना था दुपट्टा वहां नहीं था। वहां कुछ था तो वो था किसी भी मर्द को आकर्षित करने वाला किसी 22 साल की कमसिन लड़की के जिस्म का पूरा शबा। उसे कुछ समझ न आया तो अगले ही पल सिमरन बाल्टी से उस धुले गीले कपड़े को अपने सीने के सामने कर सीधी खड़ी हो गई और मुस्कुराकर बोली, अरे चाचा, आप छत पर कब से बैठे हैं? पापा आपको नीचे ढूंढ रहे थे। सिमरन के सवाल से चाचा थोड़ा घबरा गए और अपराध बोध को अखबार में समेटते हुए बोले, अरे बस कुछ ही देर पहले तो आया था बेटा, अब नीचे जा रहा हूँ। यह कहकर चाचा जल्दी से नीचे चले गए और सिमरन कपड़े फैलाने लगी। किसी भी शरीफ लड़की की तरह सिमरन को भी किसी के सामने खुद का ऐसी स्थिति में देखे जाने बर्दाश्त नहीं था। मगर यहाँ तो उसके सगे चाचा ने उसे ऐसी हालत में देख लिया, या शायद देख रहे थे। सिमरन कंफ्यूज्ड थी। कपड़े तार पर डालते हुए मन ही मन खुद से बात करने लगी। चाचा की नजर गलती से ही पड़ गई होगी। चाचा तो पापा के सगे छोटे भाई हैं। वो भला कैसे, वैसे भी उनकी उम्र हो गई है। इधर सीढ़ियों से नीचे उतरते 55 साल के चाचा शर्मिंदगी से कांप रहे थे। सिमरन को उन्होंने गोद में खिलाया था और आज अपनी बेटी जैसी भतीजी में उन्होंने एक जवान औरत देख ली। शायद वही औरत जिसकी कमी चाचा की जिंदगी में थी। चाचा ने शादी नहीं की थी, क्योंकि अकेले रहते थे, इसलिए नौकरी जहां जहां ले गई, खुशी खुशी चले गए। अब जब रिटायरमेंट करीब आ रहा था तब सिमरन के पापा ने कहा, बब्बू अब ऐसा करो कि ट्रांसफर करा लो और यहीं आकर तुम भी रहो। मैं भी 3 साल बाद रिटायर हो जाऊंगा, फिर बुढ़ापा साथ में बिताया जाए। बब्बू चाचा भी मुस्कुराए और कुछ सोचकर बोले, ठीक है दादा, यही सही। जल्द ही चाचा बड़े भाई के परिवार के साथ आकर रहने लगे। सभी ने हाथों में हाथ लिया, क्योंकि बब्बू चाचा दिल के बहुत अच्छे और शरीफ आदमी थे। सभी को प्यार और सम्मान देते, इसलिए उन्हें भी वो वापस मिलता। इतने सालों के अकेलपन के बाद भाई के प्रेम भरे परिवार के साथ रहकर चाचा बहुत खुश थे। वैसे अकेलापन खुद चाचा ने अपने गले टांग लिया था, या यूं कहा जाए कि हालात ऐसे बने कि उनके सर मड़ गया। हुआ यूं कि जिससे शादी करना चाहते थे उससे हुई नहीं। फिर कुछ साल दुल्हक और खीज में शादी के ख्याल को भी दिमाग में आने नहीं दिया। कोई प्रपोजल लाए भी तो भड़क जाते। मगर कुछ समय बाद दफ्तर की आजमाइशों ने एहसास कराया कि जिंदगी का सफर काटने के लिए किसी हमसफर की जरूरत होती ही है। लेकिन जब इस बात का एहसास हुआ तब उम्र ऐसी हो चली थी कि किसी हमसफर का मिलना आसान नहीं था। क्योंकि चाचा स्वभाव से संकोची और सीधे थे, इसलिए घर में भी कभी किसी को कुछ बता न पाए। घर वालों को भी लगा कि क्या फायदा इनकी शादी के बारे में सोचकर, क्योंकि इन्हें तो वैसे भी करनी ही नहीं शादी। कुल मिलाकर कुछ किस्मत और कुछ अपने बनाए हालातों के चलते चाचा अपने जीवन में इस कमी को चुपचाप झेलते रहे। क्योंकि वो नहीं तो कोई नहीं वाली मोहब्बत की चादर सालों ओढ़े रहे और स्वभाव से शर्मीले और शरीफ थे।
चाचा अपने शरीर की प्यास को बिना शादी के बुझाने की कभी हिम्मत भी नहीं कर पाए। अच्छा, एक चीज बड़ी विचित्र है हमारे समाज में। हम सब सेक्स के नतीजे हैं, लेकिन सेक्स और सेक्सुअलिटी को ऐसा टैबू बना दिया है हमने कि उसके बारे में बात करना गुनाह हो मानो कोई। सेक्स और सेक्सुअलिटी को उम्र से बांध कर रख लेते हैं, सब ये जानते हुए भी कि इसका उम्र से कोई लेना देना नहीं है। सेक्स और सेक्सुअलिटी तो सब दिमाग का खेल है। साथ ही ऐसा मानना कि शादीशुदा पुरुष या स्त्री खास तौर से एक उम्र के बाद सेक्स या सेक्सुअलिटी में रुचि खो देते हैं भी पूरी तरह से गलत है। मैरिड जोड़ा आपस में सेक्स में भले ही रुचि खो दे, लेकिन सेक्स में इंटरेस्ट कोई नॉर्मल इंसान नहीं खोता। भले ही बोले कोई नहीं, लेकिन प्रकृति का सत्य यही है। आप बस एक्सप्रेस नहीं करते जो समाज की रूढ़ियों में बंधे होते हैं। वो समाज के डर से एक उम्र के बाद सेक्स को सही या गलत के चश्मे से भी देखने लगते हैं। और इस सोच के बीच किसी अकेले पुरुष या स्त्री की शारीरिक जरूरतों को समाज द्वारा एक्सेप्ट करना तो भूल ही जाइए। बहरहाल चाचा भी समाज के तमाम हमउम्र लोगों की तरह समाज की बनाई इस विचारधारा का पालन कर रहे थे। वो विचारधारा जो कहती थी कि एक प्रौढ़, खास तौर से अविवाहित को सेक्स वगैरह के बारे में कतई नहीं सोचना चाहिए और चर्चा तो भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। और कहीं गलती से इस प्यास को बुझाने की कोशिश कर ली तो चरित्रहीनता का दाग जिंदगी भर झेलिए। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो चाचा बदकिरदारी की तोहमत से अपना दामन बचाते बचाते खुद को अंदर से रोज मारते थे, क्योंकि समाज ने उनसे उनके अपने शरीर की जरूरतों को पूरा करने का हक छीन लिया था। बेटा मेरा फोन तो जरा देखो, बार बार हैंग हो जाता है, चाचा ने दफ्तर से घर आकर सिमरन को अपना फोन बढ़ाते हुए कहा। फोन पर फौरन उंगलियां फेरते हुए सिमरन फोन ठीक करने की कोशिश करने लगी। इस सब के बीच उसने नोटिस किया कि चाचा के फोन से पोर्न साइट्स और वीडियोज देखे गए थे। ये देख सिमरन घबरा गई, क्योंकि आसपास उसके मम्मी पापा और चाचा बेफिक्री से शाम की चाय पी रहे थे। वो कुछ बोल ही न पाई। कुछ हिचकिचाते हुए चाचा से बोली, आपका फोन कोई और यूज करता है क्या चाचा? नहीं तो क्यों, क्या हुआ बेटा? चाचा ने थोड़ा हैरान होकर पूछा। फोन वापस उनके हाथ में देते हुए सिमरन बोली, शायद किसी ऐसी वैसी साइट से कोई वायरस आ गया था जिससे फोन हैंग हुआ होगा। ध्यान रखिएगा जरा कि कोई अनसूटेबल साइट न देखी जाए इससे, यह बोल सिमरन वहां से चली गई। उसने कहा कुछ नहीं, लेकिन सब कुछ कह दिया और चाचा ने बहुत कुछ समझ लिया। एक बार फिर चाचा को एक अपराध बोध हुआ। किसी आम फोन यूजर की तरह उन्हें लगता था कि स्मार्टफोन की स्क्रीन पर जितना दिखता है उस फोन का भूत, भविष्य और वर्तमान वहीं तक सीमित है। लेकिन स्मार्टफोन में भूत और वर्तमान में बहुत कुछ बैकग्राउंड में चलता रहता है, जिसका पता साधारण यूजर को नहीं चलता। वो समझ गए थे कि सिमरन को शायद पता चल गया कि वो कैसी साइट्स कभी कभार देखते हैं। एक बार फिर वो सिमरन के आगे झेंप गए। उधर सिमरन फिर कुछ अजीब सा फील कर रही थी। खुद से सवाल किए जा रही थी कि चाचा भला कैसे यह सब कर सकते हैं। यहाँ एक बात और सोचने वाली है कि हम जब किसी को सम्मान देते हैं तब ये अपेक्षा न जाने क्यों करते हैं कि जिसे सम्मान दे रहे हैं वो कुछ भी गलत नहीं कर सकता और उससे आदर्श कोई नहीं। क्यों हम किसी इंसान में देवत्व तलाशते हैं? क्यों हम अपने से बड़ों में आदर्श और आध्यात्म तलाशते हैं? हम क्यों भूल जाते हैं कि वो सम्मानित व्यक्ति अंततः एक इंसान है? सिमरन भी भूल गई थी कि चाचा भी एक इंसान है।
जिनकी एक निजी जिंदगी है और जिनकी किसी भी साधारण पुरुष या स्त्री की तरह शारीरिक और मानसिक जरूरतें हैं, जो विपरीत जेंडर के साथ ही आइडियली पूरी हो सकती हैं। इसी सब उहापोह में वो लगी रही और किसी निष्कर्ष पर नहीं निकल पाई, या शायद उसने निष्कर्ष निकालना ठीक नहीं समझा, क्योंकि जिस भी निष्कर्ष पर वो निकलती उसे पचाना आसान नहीं होता। लेकिन इस सब के बीच मिनी ने चाचा से एक शांत सी दूरी बना ली, जिसका काफी वक्त तक किसी को एहसास नहीं हुआ। उनके सामने ज्यादा पड़ती नहीं और काम से काम रखती। पहले की तरह चाचा के साथ हंसी मजाक बहुत कम हो गया। चाचा भी भांप नहीं पाए कि भतीजी के मन में क्या चल रहा है। उन्हें भी लगा कि अब सिमरन बड़ी हो गई है और उसकी अपनी अलग लाइफ है, जैसे जीना चाहे जिए। क्यों उसे डिस्टर्ब कर उसका मूड खराब करें, या क्यों उसे अपने चाचा के कैरेक्टर को जज करने का मौका दें। वक्त गुजरता रहा और सब नॉर्मल सा हो रहा था, मगर उस रोज कुछ नॉर्मल नहीं रहने वाला था। एक और संडे की सुस्त दोपहर थी। उस रोज घर में कोई नहीं था। सिमरन दोस्तों के पास गई थी और उसके मम्मी पापा और कहीं काम से गए थे। घर पर सिर्फ चाचा जी थे, क्योंकि घर पर कोई था नहीं। वो अपने कमरे में अपने शरीर के साथ शरीर की प्यास बुझाने में व्यस्त थे। तभी उनके कमरे में सिमरन दाखिल हुई। उसे देख वो एकदम से घबरा गए और उन्हें उस हालत में देख पहले तो सिमरन की रूह कांप गई, लेकिन फिर वो गुस्से से तमतमा गई और मुंह फेर कर खड़ी हो गई, मानो कोई ज्वालामुखी फटने से पहले उबाल मार रहा हो। पहले चाचा का उसके खुले सीने को देखना, फिर उनके फोन में पोर्न साइट्स की हिस्ट्री, और आज यह सीन देखकर मिनी बौखला गई। चाचा शायद कमरे की सिटकिनी लगाना भूल गए थे, या शायद बेफिक्र थे, क्योंकि शाम से पहले किसी को भी घर नहीं आना था। सिमरन का दोस्तों के साथ कोई प्रोग्राम कैंसिल हो गया, इसलिए वो पहले ही लौट आई। चाचा ने फौरन कपड़े पहने और झेंपते हुए बोले, आई एम सॉरी बेटा। मानो यही सुनने का मिनी को इंतजार हो। मुट्ठियां भींचते और दांत पीसते हुए बोली, चुप ठरकी बुड्ढे, आने दो पापा मम्मी को, आज सब बताती हूँ उन्हें। यह कहकर सिमरन कमरे से दंदनाती हुई निकल पड़ी। चाचा वही कुर्सी पर बेदम बैठ गए। सिमरन अपने घर से तमतमाती हुई रत्ना मैम के घर की ओर बढ़ रही थी। रत्ना जी ने सिमरन को स्कूल में पढ़ाया था और तभी से सिमरन को बहुत प्यार करती थी, और वक्त के साथ सिमरन ने भी उनमें अपनी फ्रेंड, फिलोसफर और गाइड सभी ढूंढ लिए थे। उनका घर पास ही था और जब भी सिमरन किसी अच्छे या बुरे दौर से गुजरती, रत्ना मैम को जरूर बताती। उस दिन भी कुछ वैसी ही वजह थी। चाचा को जो कुछ उसने कहा उसके बाद उसे बेहद अजीब लग रहा था। न अच्छा लग रहा था न बुरा। समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या हो गया। अपने किए का सही गलत तलाशने की उम्मीद में उसने रत्ना जी के घर की घंटी बजाई। घंटी बजाते ही रत्ना जी ने मुस्कुराते हुए दरवाजा खोला और सिमरन को देख खुशी से बोली, हेलो सिमरन, आओ आओ, सही वक्त पर आई हो, बैठो साथ खाना खाते हैं। सिमरन सिर्फ मुस्कुराई और चुपचाप आकर डाइनिंग टेबल के सामने बैठ गई। पीछे से कोमल आंटी आ गई और सिमरन से उसका हाल पूछते हुए वहीं बगल में बैठ गई। रत्ना मैम अनमैरिड थीं और अपनी अनमैरिड सहेली कोमल के साथ रहती थी। सिमरन कोमल जी से भी कंफर्टेबल थी। दोनों ही उसे बहुत प्यार करती थीं। खाना शुरू हुआ और रत्ना जी ने सिमरन से पूछा कैसे आना हुआ। कुछ देर की खामोशी के बाद सिमरन ने दोनों को पूरी कहानी सुना दी। इस बीच तीनों ने खाना खा लिया था। रत्ना जी सिमरन से अकेले में बात करना चाहती थीं,
इसलिए उन्होंने कोमल जी को वहां से जाने को इशारा किया। कोमल जी समझ गई और तीनों की खाली प्लेटें और बर्तन ले वहां से चली गईं। उनके जाने के बाद एक गहरी सांस लेते हुए रत्ना मैम बोली, तो अब मम्मी पापा को ये सब बताओगी? जी हाँ, यही सोचा है। चाचा को बोल के भी तो आई हूँ। टेबल पर नजरें गड़ाए सिमरन बोली। लेकिन बेटा उन्होंने किया क्या ऐसा? रत्ना जी ने उसका सर सहलाते हुए पूछा। सिमरन यह सुनकर चौंक गई। रत्ना जी की ओर देखकर बोली, मैं बताया तो आपको अभी। मुस्कुराकर रत्ना जी बोली, बेटा क्या उन्होंने कभी तुम्हारे साथ कोई मिसबिहेवियर किया? किसी और के साथ किया? सिमरन ने नमे गर्दन हिला दी। अब सिमरन की पीठ सहलाते हुए रत्ना जी बोली, मेरी बात अब ध्यान से सुनना बेटा। चाचा की भी एक पर्सनल लाइफ है और सेक्स एक जरूरत होती है। अगर इस जरूरत को पूरा न किया जाए तो ये समाज में बहुत बुरे रूप में दिखाई देती है। मैं चाचा को डिफेंड नहीं कर रही, लेकिन सिर्फ इतना कहूंगी कि जब तक वो किसी के साथ कोई सेक्सुअल मिसकंडक्ट या पब्लिक इंडिसेंसी न करें, तुम कैसे उन्हें ठरकी बुड्ढा जैसा कुछ कह सकती हो? और तुमने तो बेटा उन्हें बिना किसी बात के इतनी भद्दी बात कह दी। तुम्हें कमरे में नॉक करके जाना चाहिए था। सिमरन ने हाँ में अब गर्दन हिलाते हुए मानो अपनी गलती स्वीकार ली। रत्ना जी फिर बोली, एक बात बताऊं, तुम शायद एक्सेप्ट नहीं कर पाई कि तुम्हारे चाचा एक इंसान पहले और तुम्हारे चाचा बाद में हैं। इसी बात पर बेटा मैं तुम्हें आज एक और सच बताती हूँ। तुम मुझे भी बहुत इज्जत देती हो, प्यार करती हो, शायद अपने चाचा से ज्यादा। तो बेटा आज मैं तुम्हें बताती हूँ कि सेक्स की कमी मेरे और कोमल के जीवन में भी है। आखिर हम दोनों भी तो चाचा की ही तरह अनमैरिड हैं, मगर उसी कमी को हम दोनों एक दूसरे के जरिए पूरी करते हैं। यह सुन सिमरन की आंखें खुली की खुली रह गईं, फिर नजरें नीची हो गईं। शायद रत्ना मैम के मुंह से ऐसी बेबाकी से वो सब सुनकर झेंप गई थी। बेटा हम दोनों तो लकी हैं कि एक दूसरे का साथ मिला। अपने चाचा की सोच, कितने अकेले हैं वो, क्या मजबूरियां होंगी उनकी। मैं अगर आज न बताती तो तुझे पता भी नहीं चलता मेरे और कोमल के रिश्ते के बारे में, क्योंकि हम दोनों काफी हद तक अपने अपने जीवन में किसी मर्द की कमी को पूरा कर चुके हैं। इसलिए तुम्हें हम में वैसा कोई छिछलापन नहीं दिखा जैसा दुर्भाग्यवश चाचा में दिखा। लेकिन बेटा ये तो देखो कि चाचा के पास न इमोशन सपोर्ट है, न कोई फिजिकल नीड्स को पूरा करने का जरिया। उनके साथ तो बेटा आपको और भी सिंपैथेटिक होना चाहिए। उनकी स्थिति में खुद को रखकर सोचो बेटा। सिमरन ने सच को एक्सेप्ट करने वाली एक गहरी सांस ली और साथ ही शायद अपनी किसी गलती का एहसास भी हो गया। रत्ना जी का हाथ पकड़ उनसे बोली, तो मैम अब बताइए क्या करूं? टाइम्स मिनी के गाल पर हाथ फेरते हुए प्यार से रत्ना जी बोली, कुछ नहीं, जस्ट बिहेव नॉर्मली विद हिम। और हाँ, उन्हें जाकर सॉरी जरूर बोलना कि तुम्हें उनके कमरे में नॉक करके आना चाहिए था। सिमरन मुस्कुराई और रत्ना जी से विदा ले अपने घर को चल दी। मगर घर पहुंची तो वहां तो कुछ और ही कहानी हो गई थी। मम्मी पापा आ चुके थे और हाथ में एक कागज लिए परेशान खड़े थे। सिमरन, चाचा ने कुछ बताया था तुझे, वो कहाँ जा रहे हैं? राजेश जी ने परेशान आवाज में सिमरन से पूछा। इससे पहले कि कुछ बोलती वो कागज लहराते हुए बोले, ये चिट्ठी डाइनिंग टेबल पर मिली। इस पर लिखा है, दादा मैं जा रहा हूँ, मुझे माफ कर दीजिएगा। सिमरन कुछ बोल नहीं पाई, न पापा को न चाचा को।
अगले दिन चाचा की लाश शहर में बरामद हुई।